हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार लवली मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये रहा पहला सवाल आपका। यदि किसी वर्ग की विकर्ण को दुगना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, पहले ध्यान सवाल को और पढ़ लेना है कि भाई बोला गया है कि यदि मान लो हमारे पास कोई वर्ग है और इसके वर्ग की विकर्ण को हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो जो एक नया वर्ग आपके पास बनेगा तो इस नए वर्ग का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें सवाल को। मैंने कहा कि आपके पास ये प्रारंभिक वाला वर्ग है, ठीक है, और प्रारंभिक वाले वर्ग है तो इसकी भुजा ए मान लिया, इसकी भुजा है तो इसकी विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई विकर्ण हो जाएगा फिर a √2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि मान लो इसकी विकर्ण को मैं दुगना करना चाहता हूं तो मुझे वर्ग बड़ा बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि भाई यही आपके पास अब विकर्ण दुगना होगा, इसका मतलब उसकी भुजा भी दुगना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो यदि हम विकर्ण को दुगना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास 2a, ये भी हो जाएगा आपके पास 2a, है ना, कि नहीं होगा, नहीं है ना। केवल हम विकर्ण को दुगना कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम इसको अभी ऐसा नहीं करते, हम केवल विकर्ण को दुगना कर रहे हैं तो विकर्ण हो जाएगा आपके पास 2a √2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपके पास विकर्ण का वर्ग बटे 2 अनुपात ये आपके पास बड़े वाला हो जाएगा, है ना भाई। हम भी ये कहेंगे कि विकर्ण का वर्ग बटे 2 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पाओगे पहले वाले वर्ग a का वर्ग कितना हो जाएगा a, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर बात करें तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, a का वर्ग कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, है ना, और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 2, और ये नीचे में है आपके पास 2, तो आप कहोगे यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पाओगे कि ये 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 4 गुना हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिएगा फटाक से। ये देखिएगा, एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है बोला गया है, एक छोटे पहिए जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है से जोड़ दिया गया है बोला गया है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा, ये पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए एक चीज मुझे बताना कि भाई ये मालूम, हम देखते हैं गियर, देखते हैं गियर बॉक्स में इस प्रकार से आपके खांचे लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, खांचे लगे होते हैं। ये आपके पास बड़े गियर है और इसी के साथ एक छोटा गियर भी हम इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देख पाओगे कि भाई सिंपल सी बात है कि ये जो बड़ा आपके पास गियर है, बड़ा गियर कम चक्कर लगाएगा तो उस दूरी को तय कर सकता है, लेकिन छोटे गियर को ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा तब उतनी दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। इसका मतलब हम ये देखें कि भाई जिसके मान लो आपके पास व्यास है ना, डायगोनल डायमीटर की बात करें, डायमीटर की बात करें, है ना, जिसकी यदि हम डायमीटर की बात करें, जिसकी डायमीटर ज्यादा होगी, है ना, उसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा, और जिसके डायमीटर कम होंगे उसको ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ध्यान से देखना, हम एक चीज समझ गए कि व्यास और चक्करों की संख्या एक दूसरे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मैं लिख दिया कि भाई व्यास जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, चक्कर के हो जाएगा। मानते हो भैया आप। हम कहेंगे ज्यादा चक्कर तो व्यास को आप, है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा चक्कर तो यहाँ पर आपके पास व्युत्क्रमानुपाती होगा कि समानुपाती होगा, तो भाई हम कहेंगे चक्करों की संख्या ज्यादा, इसका मतलब व्यास छोटा होना चाहिए। और मैंने कहा कि यदि कम चक्कर लगाना होगा तो उसके लिए आपको बड़े व्यास वाला पहिया चाहिए होगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है उस चीज को हम देखेंगे कि भाई एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास दे रखा है, हमारे पास एक व्यास दे रखा है ये, और हम लिख देते हैं यहाँ पर चक्करों की संख्या। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैंने कहा कि पहले वाले जो पहिया है, बड़ा पहिया, इसका व्यास है 50 सेंटीमीटर, छोटे पहिया का व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हम अभी बताए हैं कि जस्ट इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना है।
30 यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ जो बड़ा वाला पहिया है, मतलब जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, वो कितने चक्कर लगाता है? तो यहाँ पर बोला गया कि बड़ा पहिया टोटल 15 चक्कर लगाता है। तो चक्करों की संख्या यहाँ पर दे रखा है 15। ध्यान से देखिएगा कि 30 का मान कितना होता है 15, मतलब 30 का जस्ट आधा 15 है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अतः जो 30 सेंटीमीटर वाला आपके पहिया है उसको 25 चक्कर लगाना पड़ेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आए समझ में? इसी प्रकार आपको सवालों को बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। ये सवाल है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है, जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर 88 मीटर है। तो सड़क की आपको क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। दोस्तों एक बार और सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर 88 मीटर है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझें क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एक मेरे पास एक वृत्ताकार इस प्रकार से है, उसके अंदर एक और वृत्ताकार होगा इस प्रकार से, और ये उसका क्या होगा, सड़क होगा। क्लियर? तो हम कहेंगे ये उसकी बड़ी त्रिज्या और ये उसकी छोटी वाली त्रिज्या, ये आर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर। तो भाई सड़क की चौड़ाई क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों त्रिज्याओं का अंतर ही तो आपके पास सड़क की चौड़ाई होगी। क्या भाई, होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। और हम कहेंगे कि यदि ये चौड़ाई को स्वैप कर रहा है, लंबाई को स्वैप कर रहा है, चौड़ाई आपके, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं यहाँ पर परिधि का फार्मूला नहीं लगा सकता? बिल्कुल भाई, यहाँ पर हम परिधि का फार्मूला लगा देंगे। एक तो हम बड़े वृत्त की परिधि, ध्यान से देखना, बड़े वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि, और ये किसके बराबर होगा, 88 मीटर के बराबर होगा। तो बड़ी वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई, बड़ी वाली त्रिज्या क्या है आपके पास r, माइनस छोटे के लिए हम क्या कर देंगे 2 पाई r, और इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 88 मीटर के है। क्लियर है? यहाँ से 2 पाई कॉमन निकल रहा है, मैंने निकाल दिया 2 पाई, तो अंदर में क्या बच जाएगा r माइनस r, और यही मुझे चाहिए था। बराबर किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 88 के बराबर है, 88 मीटर। 2 पाई की वैल्यू हम कितना रख देंगे, तो मैं कहा 22/7 रख सकते हैं। अब और ये लिख देते हैं r माइनस r इक्वल हम किसके बराबर रख देंगे, 88 के बराबर। ध्यान से देखिएगा कि ये 22 दूनी 44 होता है, और 44 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 88। तो हम लिख देंगे r माइनस r बराबर 7 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो कितना होगा 14 मीटर। मतलब दोनों जो आपके पास वृत्त है उनके त्रिज्याओं के बीच का जो अंतर होगा वही आपके पास सड़क की चौड़ाई होगी, और इसका मान हो जाएगा दोस्तों 14 मीटर के बराबर। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यहां पर दिया गया है कि भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल किसके बराबर है, पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझना, एक चीज बताना मुझे, क्या आपको ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ए का इसके ए का है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे लग रहा है क्या, है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाई मुझे आपको बता दूं मैं, यदि हम दोनों का सम देखें तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। उसके बाद ये बीच में प्लस वाला चिन्ह हम लगा दिए, प्लस वाला, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों? आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्लियर है? और इन दोनों को यदि हम आपस में काट सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से, तो इसको बाहर निकाल के मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर ए की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस के बराबर है, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, मैं कहा साइन के बराबर। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना इस सवाल को, मैंने लिख दिया 2, पहले मैं साइन को लिख देना चाहता हूँ यार, तो मैंने कहा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही मान निकालना है।
मेरे प्यारे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है, तो आपको होना चाहिए इन दोनों का मान जो होता है, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 1 किसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा 2। और यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। इस प्रकार से आपको सवाल को क्या करना है, डील करना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल यहां पर दिया गया है, यदि अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, और अल्फा बराबर 2 बीटा हो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि मैं ये कहूं कि भाई आपसे पूछा गया कि अल्फा बराबर किसके बराबर है, 2 बीटा, तो मैं क्या अल्फा की वैल्यू 2 बीटा के बराबर नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं। हमको यहाँ पर दिया गया कि भाई अल्फा प्लस इन बीटा का सम किसके बराबर है, तो मैंने कहा 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एक चीज और दिया गया है कि भाई एक अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू में यहाँ पर रख दिया 2 बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, आप देख पाओगे 2 बीटा और बीटा का सम कितना हो जाएगा, मैंने कहा 3 बीटा, और 3 बीटा की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 30 या 90 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा किसके बराबर होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा का सम 90 के बराबर होना चाहिए। यदि बीटा का मान 30 डिग्री है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा फिर तो 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान को पुट अप कर देते हैं कि अल्फा, यहाँ पर कॉज अल्फा, मतलब मैं लिख सकता हूँ कॉज, है ना, स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि भाई साइन स्क्वायर कितने के बराबर, तो हम कहेंगे भाई 30 डिग्री के बराबर लिख दिया। क्लियर दोस्तों, आपको पता है cos 60 का मान किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा भाई cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, मैंने कहा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो ये भी 1/2 के बराबर होता है, तो मैंने कहा फिर 1/2 का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, आप देख पाओगे कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा भाई आधा के बराबर होगा, है ना, 1/4 और 1/4 जुड़कर कितना बन जाएगा, तो मैंने कहा फिर तो आधा बन जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में। देखिएगा अगला सवाल, यदि टेन थीटा बराबर 4/5, तो आपको बताना है कि भाई 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना। यदि मैं इसकी यदि बात करूं तो मैं चाहता हूं सभी पदों में मैं कॉस से क्या कर दूं, भाग लगा दूं। किससे कॉस से भाग लगाना चाहता हूं, मैं कॉस से। भाई यहाँ पर भी मैं इसको भी कॉस से भाग देना चाहता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कॉस थीटा से भाग देना चाहता हूँ, ठीक है, कॉस थीटा से, इसको भी मैं कॉस थीटा से भाग देना चाहता हूँ, उसी प्रकार इसको भी मैं कॉस थीटा से भाग दे देना चाहता हूँ, और मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको भी कॉस थीटा से क्या कर देता हूँ, भाग दे देना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। क्लियर दोस्तों, आपको पता होगा साइन बटे कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है, तो मैंने कहा 5 इंटू, भाई इन दोनों का मान किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है, उसके बाद आपके पास माइनस का 3 बचा, ठीक है, अपान यदि मैं नीचे की बात करूं तो 5 साइन कॉस थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होता है, 10 के बराबर। तो मैं प्यारे भाई क्या मैं लिख सकता हूँ 5 10 थीटा, ठीक है, उसके बाद ये प्लस का क्या बच गया आपके पास 3, इसका मान मुझे क्या करना है, निकाल कर बताना है। अब एक चीज बताओ भाई मुझे, यदि मैं कहूँ 10 थीटा की वैल्यू कितना रख सकता हूँ, 4/5 रख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने कहा भाई ध्यान से देखिए 5 गुणित मैं 10 की वैल्यू कितना रख रहा हूँ 4/5, माइनस कितना कर देंगे 3, उसी प्रकार नीचे में हम लिख देंगे 5 गुणित कितना रख देंगे 4/5, और प्लस का हम कर देंगे 3। आप देख पाओगे सबसे पहले तो गुणा होगा, तो हम कहेंगे भाई 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा आपके पास 5 या 15 बटे कितना लिख सकते हैं हम, तो 5। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 4 पंचे 20 और 5 या 15, तो हो जाएगा 20 प्लस
15 बटे कितना लिख सकते हैं 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट जाएगा। 20 में 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 5, और 20 और 15 का सम कितना हो जाएगा 35, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा भाई 1/7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर तथा आधार पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ज्ञात करना है। बस इतना सवाल है, एक बार ध्यान से पढ़ना है सवाल को, आराम से पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद यदि आप सवाल बनाते हो तो सवाल आपसे क्या होगा, जल्दी से जल्दी बन पाएगा। ठीक है भाई, देखो सवाल को जो अच्छे से पढ़ेगा वही आंसर के करीब सबसे पहले पहुंचता है। अब सवाल ये है कि भाई 10 मीटर ऊंचे खंभे, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाए गए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है कितने, एक तो 30 डिग्री है और 60 डिग्री। तो मीनार की हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब एक हम क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक मीनार है, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है, और एक मीनार बना दिया मैं इस प्रकार से। हमको इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की, ये वाले। अब ये बोला गया कि मीनार की ऊंचाई जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या बोला जाए कि 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर, ठीक है, खंबे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाए गए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है और 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ पर उसके शीर्ष पर जो बना हुआ कोण होगा ये 30 डिग्री होगा, और इसके आधार पर जो बना हुआ कोण होगा मेरे प्यारे भाई ये आपके पास 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यही बात है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, तो बोला गया है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मुझे इसकी जो हाइट है ना ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा कि भाई 10-30 डिग्री का मान क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई एक चीज याद रखना कि भाई 10-30 की बात करूं तो 10-30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर 30 लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 10-30 डिग्री की जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और दूसरा यदि हम कहें कि भाई 10-60 डिग्री की जो वैल्यू की बात करें तो इसका मान होता है √3, मतलब नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। और आपको एक चीज भी पता होगा, कई बार भूल जाते हो कि भाई जो tan थीटा होता है इसका मान क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटे आधार होता है। क्लियर है दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब यदि मैं 10-30 डिग्री की बात करूं तो लंब मेरे लिए एक भाग बन जाएगा ये। ठीक है, ये कितना होगा, मैंने कहा भाई एक भाग होगा तब जाके ये √3 भाग होगा। क्लियर है, आधार मैंने कहा भाई यदि ये √3 तो ये भी तो √3 होना चाहिए क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल ये भी √3 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जो लेंथ है वो कैसे आपस में भाई बराबर है, अलग अलग लेंथ के तो है नहीं। तो ये यदि ऊपर वाला √3 है तो नीचे वाला भी क्या होगा, √3 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 10-60 डिग्री की, और 10-60 डिग्री में लंब आपके पास क्या है, √3 है। अब आपके लिए 60 डिग्री में पूरा आ जाएगा, तो पूरा का मान किसके बराबर है, तो मैंने कहा √3 के बराबर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो मैंने कहा आधार की वैल्यू 1 के बराबर है। अब मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 1 का गुणा √3 के साथ हो गया, तो यहाँ पर भी मैं √3 के साथ क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब देखना ये हो जाएगा टोटल √3, और मैंने कहा √3 और √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, टोटल लेंथ आपके पास 3 भाग है और केवल ऊपर वाला 1 भाग है, तो मैं नहीं कह सकता क्या कि ये नीचे वाला टोटल आपके पास कितने भाग के बराबर होगा। मैंने कहा भाई 2 भाग के बराबर। क्लियर है, और 2 भाग की वैल्यू कितने मीटर के बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर 10 मीटर के बराबर दे रखे हैं। तो पूछा क्या है आपको, मीनार की ऊंचाई, तो भाई मीनार की टोटल ऊंचाई कितने भाग है, 3 भाग है। मैंने कहा भाई कि यदि 2 भाग की वैल्यू आपके पास 10 मीटर है, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 3 भाग की वैल्यू 15 मीटर होगा। जी बिल्कुल होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है भाई, डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल,
दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या है, आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। मेरे प्यारे भाई, जब ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हिंट दे दिए। एक तो अनुपात दे रखा है, वो है ना भाई, अनुपात दे रखे कि भाई दो संख्याओं का अनुपात किस अनुपात में है, 5:7 में है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में आप 9 घटा रहे हैं, मतलब पहली वाली संख्या में भी 9 और दूसरे वाली संख्या में भी 9 घटा रहे हैं, तो अंतर कितने का आ गया, तो हम कहेंगे भाई 7 और 11 का अनुपात आ गया। अनुपात की बात कर रहा हूँ, तो कितने का अनुपात हो गया, तो मैंने कहा भाई 7:11 का। अब बताओ, दोनों संख्या में यदि आप समान घटाए तो अंतर अलग नहीं आना चाहिए, अंतर सेम आना चाहिए, और इसी को हम बेस बनाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि भाई दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 5:7 दे रखा है। ठीक है भाई, इतना। हमने दोनों में से 9 घटाया तो अनुपात कितना होगा, तो मैंने कहा ये हो गया 7:11 का अनुपात। मैंने कहा भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए, 5 और 7 में अंतर 2 का और 7 और 11 में अंतर 4 का। यहाँ तो अंतर अलग अलग हो गया, तो अंतर को एक जैसे बना लेंगे। और अंतर को एक जैसे बनाएंगे कैसे, तो ध्यान समझना, जो नीचे वाले अनुपात है उसका गुणा ऊपर वाले अनुपात में, और जो ऊपर में जो अनुपात है मेरे दोस्तों, उसके अंतर का गुणा नीचे में कर देना है। तो बताओ, यहाँ पर ऊपर में 5 और 7 में अंतर कितने का है, मैंने कहा भाई 2 का, तो मैं 2 का गुणा नीचे में कर दूंगा, तो आप देख पाओगे 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, अनुपात ये हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, ठीक है। अंतर दोस्तों, अब हम बात करेंगे नीचे के अनुपात में अंतर कितने का है, तो 7 और 11 में 4 का अंतर है, तो 4 का गुणा ऊपर कर देते हैं। 4 का ऊपर में गुणा करेंगे तो आप देख पाओगे कि 4 पंचे 20, अनुपात हो जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, अब हम देख पाएंगे कि भाई 20 से 14 कितना कम है, मैंने कहा 6 कम है। 28 से 22 कितना कम है, मैंने कहा 6 कम है। तो ये 6 की जो कमी आ रहा है, ये कितने अंक के बराबर है, 9 के बराबर, क्योंकि हमने इतना ही कम किए हैं और वो भी दोनों में किए हैं। ठीक है, तो 6 का मान यदि 9 के बराबर है, मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, आपके पास 3 के बराबर होगा। पूछा क्या है यहाँ पर कि भाई इन संख्याओं का अंतर क्या है, तो इन संख्याओं में अंतर क्या है, तो आप कहोगे भाई 20 और 28 में अंतर कितने का है, तो 20 और 28 में 8 का अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों की क्या हो जाएगा, मतलब 2 का 4 गुना 8 होता है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा, तो मैंने कहा भाई 12 का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना हुए टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, बोला गया है। अब 1 दर्जन शीशे हैं आपके पास, सवाल को पढ़े जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोला गया कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे, और आपको पता है कि 1 दर्जन में कुल कितने होते हैं शीशे, तो हम कहेंगे भाई 12 का 1 दर्जन होता है। क्लियर है। अब पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान से देखना और मुझे एक चीज बताना कि भाई जो भी अनुपात में टूटेगा, मैं ये कहूंगा कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए, यदि इन दोनों को ऐड करके मैं 12 में भाग लगा दूं, तो सिंपल सी बात है 12 को पूरा पूरा कट जाना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं, चाहे जो भी अनुपात में टूटे। ठीक है, तो हमको ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिनका सम 12 से कट जाए। अब 12 को काट दे, है ना, जिसका सम 12 को काट दे वही आपका टूटे और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात होगा। और जो नहीं काट पाएगा वो कभी भी आपके पास टूटे और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात हो ही नहीं सकता, इतना याद रखना है। मैंने कहा कि भाई 2 और 1 को जोड़कर देखा कितना हुआ, 3। 3 जो है 12 को काट सकता है, इसका मतलब ये तो है। 3 और 1 को जोड़कर देखा मेरे प्यारे दोस्तों, हो गया 4, 4 या 12, ये भी आपके पास सही है। 7 और 5 को जोड़कर देखा, 7 और 5 12 होता है, तो 12 को भी 12 काट दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 2 होता है 5, और 5 दूनी 10 होता है, 12 नहीं होता। इसका मतलब कभी भी टूटे और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात 3:2 यहाँ पर नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आए भाई समझ में। ऐसे आपको सवालों को बनाना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल।
25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है। ठीक है भाई, तो 13वां परीक्षा फल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई, इस टाइप के जब एवरेज के जब सवाल बनते हैं, उन सवालों को बहुत इजी वे में बनाने की कोशिश करना है आपको, है ना। पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है और फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा वो हम देख लेंगे कि आंसर क्या होगा, ये हमको चेक करना है भाई। तो मैंने कहा, ध्यान समझना, मैंने कहा भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास टोटल कितने परीक्षा फल है। मैंने कहा भाई 25 परीक्षा फल है। ठीक है मेरा दोस्त, और इन 25 परीक्षा फलों का औसत कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भाई 27 दे रखा है। 27 नहीं, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। क्लियर है। फिर बोला गया कि उनमें से पहले 12 परीक्षण है, तो जो शुरू के जो 12 निकालेंगे हम, इन 12 परीक्षणों की यदि मैं बात करूं तो भाई 12 परीक्षणों का औसत कितना है मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा भाई 14 है, और ये 14 जो है मूल औसत से कितना कम है या ज्यादा है आपको बताना है। तो मैंने कहा भाई मूल औसत 18 था, लेकिन 12 आपके पास परीक्षण है, इनका औसत तो 14 हो गया, मतलब 18 से 14 4 कम है। 4 कम है मतलब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं यार। ठीक है, हमने क्या कर दिए, माइनस में कर दिए, और कितने की माइनस, 4 की माइनस, मतलब एक संख्या के पीछे यदि 4 कम हुआ होगा तो मैं कह सकता हूँ इन 12 परीक्षणों के पीछे 12 चौक 48 की कमी हुई होगी। मानते हो आप? ठीक। फिर हम देखेंगे अंतिम जो 12 है ना, 12 का औसत कितना है, तो मैंने कहा अंतिम जो आपके पास 12 निकलेगा, इनका औसत आपके पास 17 है, मतलब मूल औसत 18 से 17 कितना कम है, तो आप कहोगे भाई 1 कम है। तो 1 कम, इसलिए हम क्या कर दिए, -1 कर दिए, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यदि इन दोनों को हम सम करेंगे, आप देख पाओगे, यदि मैं सम भी करना चाहता हूं, ठीक है, तो हम कहेंगे माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो भाई 12 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई -60 हो जाएगा। टोटल कमी कितने की होगी, -60 की कमी होगी। भाई -60 की कमी क्यों हुई, भाई एक संख्या हमने कम काउंट की इसलिए हुई। तो दोस्तों जब भी आप ध्यान से देखना, मेरे एक चीज याद रखना, यदि समझ ना आए तो, टोटल 25 प्रेक्षण हम गणना में किए कितने, तो भाई ये 12 और ये 12 कर लिए। हमको कम प्रेक्षण करना रहा, कम प्रेक्षण करेंगे तो घटा कर निकालेंगे, और ज्यादा प्रेक्षण करेंगे तो जोड़ कर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर घटा दिए। और मेरे प्यारे भाई, यदि मैं 18 में -60 को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो ये जुड़ जाएगा, है ना। 18 माइनस माइनस प्लस, 18 और 60 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 78, और यही आपके पास 13वीं जो परीक्षा फल होगा, इसका मान होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है भाई, बनाना है। क्लियर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। अरुण ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 माह बाद उसमें 1,60,000 रुपए लगाकर साझेदारी कर ली। ठीक है, वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, यह पूछा गया है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, पहले सवाल को क्या बोलना चाह रहा है, भाई ये बोला जा रहा है कि अरुण जो है ना, अरुण ने क्या किया, तो हम कहेंगे कि जो अरुण है ना, अरुण ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, अब प्रभात क्या करता है, 4 माह बाद, है ना, 4 माह बाद 1,60,000 लगाकर शामिल होता है, और वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, यही आपसे पूछा गया है। मैं कई बार बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा धन लगाएगा उसको उसी के आधार पर लाभ मिलेगा, जो कम धन लगाएगा उसको कम पर लाभ मिलेगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान समझना मेरी बात, कि एक तो आपके पास अरुण है, ठीक है, अरुण, और एक हमारे पास है प्रभात। ठीक है भाई, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ही आपका क्या होता है, मैंने कहा भाई प्रॉफिट होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब अरुण क्या करता है, यहाँ पर देखो यार, मैं 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिया ताकि आसान हो जाए, और काट सकता हूँ मैं, बट काटूंगा नहीं, ये लिख दिया मैंने टोटल 12 भाग, और 1 साल के लिए लगा रहा, मतलब पूरा 12 मंथ के लिए लगा रहा। क्लियर है दोस्तों।
यदि मैं प्रभास की बात करूं तो ये 16 भाग धन लगाता है और 4 माह बाद लगाता है, मतलब इसका धन केवल 8 माह के लिए लगा। ठीक है, अब हम देख पाएंगे यहाँ पर यदि कट रहा है तो काट देते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों कट रहा है क्या, तो बिल्कुल ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा क्या, 4 चौक 16, और ये कट जाएगा आपके पास 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात इसका हो गया 9, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इनके जो लाभ का अनुपात होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा भाई 9:8 के रूप में इन लोगों को, है ना, लाभ प्राप्त होगा, और यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में, ठीक। देखिएगा अगला सवाल, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है ना ए से 50% अधिक दक्ष है बोला गया है। ठीक है, ए जो है, बी जो है ना ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा बोला गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एफिशिएंसी पहले से दे रखा है, ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसा कि वहां पर सवाल में बोला गया है हम वैसे करेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करने वाला है। ध्यान समझना, मैं ये कहता हूँ कि भाई ए जो है ना ए, और बात कर रहे हैं बी की। ठीक है, बी की। अब ये बोला गया है कि भाई बी जो है ना ए से 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक दक्ष है, मतलब मैं यदि एफिशिएंसी की बात करूं तो आप कहोगे कि यदि ए 100% एफिशिएंसी होगा तो हम कहेंगे बी की एफिशिएंसी फिर तो 150 होगा, तब तो होगा 50% अधिक एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि एफिशिएंसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, दिनों की संख्या होता है ना। तो दिनों की संख्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये कट जाएगा क्या, 50 दुआ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 50 तिया। मतलब क्या है कि ए उस काम को 3 भाग दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 2 भाग दिनों में कर सकता है। बोला क्या है कि बी उस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है कि जब ए उस काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में, 9 दिन में करता है, मतलब 3 की वैल्यू दिया गया है 9 डे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि 3 का मान 9 दिन हो सकता है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 डे। अतः हम कह सकते हैं कि बी उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, 6 दिन का समय। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस समझ में, वो कहते हैं ना, शायरी याद आ रहा है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू बना काबिल खुद को इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुम्हें पाने की। तो ये होना चाहिए दोस्तों, और ये आएगा कब, जब अपने आप को आप बंद रूम में बंद कर दोगे, है ना, एक कमरे में बंद करके लगातार स्टडी करोगे ना, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब कामयाबी आपके कदमों को छूएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक टंकी की टली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। बोला गया एक छिद्र है जो भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटों में खाली हो जाती है। ठीक है, तो टंकी की धारिता क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। क्या बोला जा रहा है सवाल कि भाई एक टंकी की तली में बना हुआ छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आउटलेट वाली जो पाइप है ना, जो पानी निकाल रहा है, ये क्या करता है, उस टंकी को खाली करने में 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर बोला गया है एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है और उस नल को यदि मैं चालू कर देता हूं तो टंकी खाली होने में 12 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक तो आउटलेट पाइप चालू ही है, ठीक है, साथ में वहां पर हम एक इनलेट पाइप भी लगा रहे हैं जो 6 लीटर पानी भरता है, इनलेट पाइप। तो खाली कितने समय में होगा, तो मैंने कहा फिर तो भाई 12 घंटे में होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप कहोगे भाई 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, मैंने कहा 24 यूनिट। मतलब जो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 24 यूनिट की है। अब हम कहेंगे कि जो निकासी वाली जो आपके पास तली में जो छिद्र हुआ है वो हर घंटे कितना पानी बाहर निकालते, तो आप कहोगे 8 × 24, मतलब मैंने कहा भाई 3 यूनिट पानी निकालने का काम करते। ठीक है, यदि मैं ये बात करूं कि जो दोनों की बात करें, एक तो निकासी और भरने वाली, तो 12 दूनी 24 होता है, मतलब केवल इसके पक्ष में 2 यूनिट आ रहा है। अब सिंपल सी बात है भाई, यदि निकासी वाला आपके पास -3 निकालता है,
ठीक है। और उसके बाद भी यदि 2 भरा जा रहा है, 2 ही निकल रहा है ना भाई, 2 ही निकल रहा है क्योंकि ये खाली हो रहा है, तो ये भी आपके पास निगेटिव में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, तो मैंने कहा भाई तो ये एक इनलेट क्या करता है, भरेगा। सिंपल सी बात है, एक यूनिट क्या करता है, भरने का काम करता है। और एक यूनिट यदि मान लो मैं कह दूं कि भाई एक यूनिट जो है ना कितने के बराबर है, 6 लीटर के बराबर, क्योंकि 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है पानी है ना। हमको टंकी की धारिता चाहिए और टंकी की धारिता यहाँ पर दिया गया है भाई, तो जब तक लीटर में नहीं आएगा तब तक हम निकाल नहीं सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैंने कहा केवल यदि मैं इनलेट पाइप जो भरने वाली पाइप है केवल इसको चालू कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास 24 यूनिट को एक के हिसाब से भरने में लगा समय कितना होगा, तो मैंने कहा भाई फिर तो 24 घंटे का समय लग जाएगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। और चूंकि ये 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, 6 लीटर। यहाँ पर बोला गया कि 1 लीटर पानी को कितने मिनट में भरता है, 1 मिनट में, सॉरी 6 लीटर पानी को कितने मिनट में भरा जा रहा है, 1 मिनट में। तो मैंने कहा यदि 1 मिनट में ये भाई 6 लीटर पानी भरेगा, तो हम कह सकते हैं भाई कि 60 मिनट में कितना पानी भरेगा। तो आप कहोगे 6 6 36, मतलब 360 लीटर पानी भरेगा 24 लीटर में। और 24 आवर की बात करें तो भाई 24 आवर में कितना भर देगा, तो हम कहेंगे भाई फिर तो 360 गुणित कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने कर दिया 0। 24 छक्के कितना होता है, 144 की 4 हाथ के आपके पास बच गए 14, है ना। 24 दिया होता है 72, और 72 और 14 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 86। तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितने की होगी, 8640 लीटर की होगी। और यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। आए समझ में, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत आसान तरीके से हमने देख लिया। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल, एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज बताओ मुझे मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई ये ट्रेन किसी मनुष्य को, है ना, कोई पेड़ हो गया किसी पोल को पार करती है तो उसकी लंबाई को नहीं के बराबर मानते हैं। मतलब जब आपके पेड़ को पार करे, पोल को पार करें, है ना, या हम बात करें किसी व्यक्ति को पार करें, तो ट्रेन खुद के बराबर लंबाई को पार करती है। मानते कि नहीं मानते भाई। तो यहाँ पर बोला गया कि एक ट्रेन टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड का समय लेती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन जो है रेल खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले लिया, तो हम कहेंगे भाई 1 सेकंड का समय ले लिया। क्लियर है। और ये बोला गया कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लेता है, आपके पास 3 सेकंड। अब भाई जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया समय कितना होगा, तो हम कहेंगे खुद की लंबाई के साथ साथ 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और तब जाके 3 सेकंड का समय लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बताओ कि भाई मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो भाई r और r प्लस 300 में अंतर कितने का है, मैंने कहा 300 का, 300 मीटर का है। मैंने कहा 1 सेकंड और 3 सेकंड में अंतर कितने का, तो आप कहोगे फिर तो भाई 2 सेकंड का है। इसका मतलब कि भाई यदि 1 सेकंड का समय ट्रेन खुद की लंबाई को पार करने में लगा रहा है, तो 300 मीटर को पार करने में 200 सेकंड का समय लगेगा। मुझे तो 1 सेकंड का मान निकालना है, तो मैंने कहा भाई 1 सेकंड में तय की गई जो लंबाई होगी वो कितने की होगी, तो मैंने कहा भाई 150 मीटर की होगी। और यही 150 मीटर किसकी लंबाई है मेरे दोस्तों, भाई ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को है ना को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, मैं इसको 2 तरीके से बनाने वाला हूँ। यदि आप समझ गए तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यदि मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई भी मत अवैध ना हो, केवल वैध मतों का ही आपके पास चर्चा हो, तो ध्यान समझना, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं कि ये जो 62% है ना, 50% से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई कि 62% जो है ना ये 50% से 12% ज्यादा है। मैंने कहा इस 12% का यदि दुगना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा,
24%। और इस 24% मतों की वैल्यू किसके बराबर है? तो मैंने कहा 144 के बराबर है। कुल मतों की संख्या तो 100% होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 24 का 6 गुना होता है, 24 छक्के कितना होता है? 144। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा भाई फिर तो 600 होगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यदि मान लो ऐसे आप सवाल को नहीं बनाना चाहते तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। हम क्या करेंगे भाई, उस चुनाव में टोटल मतदाताओं की संख्या कितने? 100%। इसमें दो आपके पास कैंडिडेट है, एक तो विनर है और एक हमारे पास लूजर है भाई। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जितने वाले ने कितने परसेंट मत प्राप्त कर लिया? तो आप कहोगे भाई ये 62% मत प्राप्त करता है। ठीक है, तो हारने वाला 100 में से बाकी को प्राप्त करेगा, मतलब कितना प्राप्त करेगा? तो आप कहोगे फिर तो 38 प्राप्त करना पड़ेगा। कितना? 38% प्राप्त। अब मैंने कहा जितने वाले ने हारने वाले से कितना ज्यादा प्राप्त किया है? तो आप कहोगे भाई फिर तो 24% ज्यादा प्राप्त किया है। और कितने मतों से? तो आप कहोगे 144 मतों से। तो मैंने कहा 1% की वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे 24 कम 24, 24 छक्के होता है। 1% का मान आपके पास 6 है मेरे दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो ये 600 के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो बताए कि सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आपको सामान खरीदना या बेचना होता है तो एक चीज बताओ, आप उतने ही सामान बेचोगे जितना आप खरीद कर रखे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कम खरीदे ज्यादा सामान बेच दिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने ज्यादा खरीद लिए कम बेच दिए, है ना। लेकिन कम खरीद के आप ज्यादा तो नहीं बेच सकते, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि भाई यदि मैं सीपी की बात करूं, सीपी की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा ठीक है 10 रुपए में खरीदे, ठीक है, और कितने वस्तु? 11 वस्तु, है ना। ये हमारे पास सीपी था, इसको ऐसे बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीपी की यदि बात करूँ, ये आपके पास प्राइस है, कीमत, ठीक है, और ये वस्तु है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ तक मैंने कहा कि मैंने क्या किया, 10 रुपए में मैंने कितने खरीद लिया? मैंने कहा 11 वस्तु खरीद लिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, बेच कितने में रहा हूँ? तो मैंने कहा भाई 11 रुपए में फिर मैं 10 के दर से मैं सामान क्या करूँ? बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितना खरीदूं उतना ही बेचूं। तो मैंने कहा यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर आपके 11 का गुणा कर देते हैं। तो आप देख पाओगे दोस्तों कि 11 दाम 110, मैंने 110 वस्तु खरीदी, यहाँ पर 10 का गुणा किया हूँ तो यहाँ पर भी 10 का गुणा कर देता हूँ। कितने में? तो मैंने कहा भाई 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये में मैंने 110 वस्तु में खरीद ली। फिर मैंने गुणा कर दिया यहाँ पर कि भाई ये हो जाएगा 110, और यहाँ पर चूंकि 11 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 11 का। कितने में बेच दिया हमने? तो हम कहेंगे भाई 121 में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने 100 रुपए में 110 वस्तु खरीद कर लाया, और 121 रुपए में मैंने 100 रुपए में 110 वस्तु खरीद कर लाया, और 121 रुपए में मैंने 110 वस्तु बेच दिया। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई उसमें मुझे 21 रुपए का लाभ हो गया। भाई 100 में खरीदूंगा, 121 में बेचूंगा, मतलब 21 का लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या है आपके पास? 100। और परसेंट ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों? तो मैंने कहा 100 से। तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा? मैंने कहा भाई 21% का लाभ होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? ठीक है, देखिएगा अगला सवाल है ना, फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला। बहुत सरल सवाल है ना, इतना सरल सवाल नहीं देखे यार हम लोग, है ना। बोला गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों सवाल को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ये कहता है कि भाई हमने किसी वस्तु के अंकित मूल्य कितना रखे हैं? भाई 500 रुपए अंकित मूल्य उस वस्तु का।
मैं बात कर रहा हूँ एमआरपी की, तो मैं कहूँगा कि जो एमआरपी है ना, एमआरपी ये आपके पास कितना दिया है, 500 दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी रहने देते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि उसमें 2 प्रकार की छूट दिया गया, एक 20% का छूट और एक फिर से 10% का छूट दे दिया। क्लियर है? तो 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब एसपी निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एमआरपी पर छूट दिया जाता है क्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे भाई हमको तो एसपी मिलता है। मैंने कहा सबसे पहले 20% का छूट दे दूं, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/5 होता है। मतलब 5 के सामान को बेचेगा कितने पर, तो 1 छूट में बेचेगा, मतलब मैंने कहा 4 पर। ठीक है भाई, उसके बाद 10% की छूट देता है, तो भाई 10% की छूट देगा, मतलब 10 के सामान को बेचेगा कितने में, तो मैंने कहा 9 में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, 5 का गुणा 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 50, और 4 का गुणा 9 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 36। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना कि भाई वस्तु का आपके पास अंकित मूल्य कितना, तो अंकित मूल्य दिया गया है यहाँ पर 500। मैंने कहा दोस्तों कि यदि मैं केवल यहाँ पर 0 ऐड कर दूंगा तो क्या ये 500 रुपये नहीं बन गया, जी बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद एसपी क्या प्राप्त हुआ, 360, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये होना चाहिए आपके पास बनाने के तरीके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दुगना हो जाएगा, बोला गया है। बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम में आने लायक कि ऐसे से सवाल जब एग्जाम में पूछ ले दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे हर एक सवाल बनने चाहिए यार, है ना, चाहे सवाल कुछ भी हो, सवाल आपसे बनने ही चाहिए। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि किस सरल ब्याज, मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई धन मूलधन पर 20 साल में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मैंने ये कहा यदि दुगना हो जाएगा तो हम क्या ये नहीं कह सकते क्या कि भाई हमारे पास मूलधन होगा कितने का, 100 का, और दुगना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मूलधन है और ये आपके पास मिश्र धन है। तो मैंने कहा 100 की राशि यदि 200 हो गया तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया, तो मैंने कहा भाई 100 मिल गया। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ कि यदि करेंट आपके पास जो प्राइस है, मेन प्राइस है, मूलधन है, यदि 100% पर हो जाए ना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना केवल दर और समय का गुणन ही आपके किसके बराबर है, तो मैंने कहा ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पर आपको दर समय दे रखा है 20 साल, तो मुझे तो रेट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट रेट में कैसे निकालूंगा, तो डायरेक्ट समय से भाग देकर, तो आप कहोगे 20 से कम 20 और 20 पंचे क्या होता है 100, तो ब्याज की जो दर होगी ना दोस्तों, ये कितने % का हो जाएगा, मैंने कहा भाई 5% का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और इससे सरल तरीका आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, बोला गया है। मान लो ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप क्या करोगे, है ना। वहां पर सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार को हम क्या कर रहे हैं, दूना, और ऊंचाई को जस्ट क्या कर रहे हैं, आधी कर दी जाए, तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो परिवर्तन से पूर्व मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये मेरा प्रारंभिक, और ये परिवर्तन के बाद मतलब नया, इस प्रकार से तो लिख सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल। आप अब आपको मान लो आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा 1/2, एक होता है दोस्तों आपके पास बेस इंटू क्या हो जाता है, हाइट होता है। अनुपात यहाँ पर भी लिख देंगे कि भाई 1/2। अब सिंपल सी बात है, यदि इसका बेस है तो इसका दुगना करना है, तो आधार का दुगना कर देते हैं, तो 2 बेस कर देते हैं, चलेगा। ठीक है, और हाइट को आधा कर देंगे, मतलब हाइट का आधा, इस प्रकार से h/2 लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, जैसे बोला गया वैसे कर दिया मैं। अब हम क्या करेंगे भाई, बेस टू बेस कैंसिल हो जाएगा, आधा से आधा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास h से h भी कैंसिल हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो क्षेत्रफलों के बीच जो अनुपात होगा वो 1 और 1 के बीच अनुपात होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर जो बी होगा,
ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में? ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृत्त बोला गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे भाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा कि जो पाई है यहाँ पर तो एक कांस्टेंट आता है, मेन जो प्रभाव डालेगा ये त्रिज्या डालेगा। और त्रिज्या कितने बार आया, तो मैंने कहा भाई 2 बार आया है। ठीक है, त्रिज्या 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे, ये प्रारंभिक वाला, ठीक है, प्रारंभिक, और ये हो जाएगा दोस्तों मेरा नया। ठीक है ना, ध्यान समझना यार। अब मैं क्या बोलूँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, 100% की वृद्धि मतलब पहले इसकी त्रिज्या 100 था, अब यदि हम त्रिज्या को दुगना करेंगे, 100% की वृद्धि मतलब ये हो जाएगा आपके 200। ठीक है, एक बार और करना, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर कितने बार आया है, 2 बार, तो ये प्रोसेस को हम 2 बार लिख देते हैं, फिर 100, और ये हो जाएगा आपके पास फिर से 200। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, यदि मैं गुणा कर दूं 100 गुणा 100 बराबर मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपके पास 200 गुणा कितना, 200। अब भैया आपको परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर हम काटेंगे नहीं यार, ध्यान से देखना, ये हो गया आपके पास, पहले 100% था इसका क्षेत्रफल, अब कितना हो गया, तो मैंने कहा 2 दूनी 400%। तो कितने परसेंट बढ़ गया है, तो कोई भी बच्चा बढ़ा सकता है, बता सकता है कि भाई 300% की क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 300%, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में? इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बताना है। देखिएगा अगला सवाल, एक घन जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, किनारा की बात करें, में से कितने 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं बोला गया है। मतलब आप बड़े घन को छोटे छोटे घनों में आप काटना चाहते हो, है ना दोस्तों। जब इस प्रकार से आपको पूछ दिया जाए तो कुछ मत करना, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा को भाग देकर क्या कर देना है, डायरेक्ट क्यूब चढ़ा देना है यार। तो मैंने कहा 5 चौके 20 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 64। तो नए घनों की जो संख्या होगी वो कितने के बराबर होगी, भाई 64 के बराबर होगी, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी अभी शिफ्ट होने वाले हैं, उन सभी शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और साथ में, है ना, धन्यवाद।